लेट्स टॉक अबाउट द वोटर्स लिस्ट। ठीक है, वोटर्स लिस्ट की बात करते हैं। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में द लिस्ट ऑफ दोज हु आर एलिजिबल टू वोट, देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या है, वोटर्स लिस्ट बनती है। अब ये जो वोटर लिस्ट होती है, हमें नाम से ही पता चल रहा है, वोटर लिस्ट में जाहिर सी बात है उन लोगों के नाम होते हैं जो लोग वोट करेंगे। ठीक है, अब ये जो वोटर लिस्ट होती है ये इलेक्शन से काफ़ी पहले बनाई जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि टाइम टू टाइम बन रही है, इलेक्शन से काफ़ी पहले बनती है और सब लोगों को दे दी जाती है। ठीक है, इस लिस्ट को ऑफिशियली कहते हैं इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल। ठीक है, और कॉमनली हम कहते हैं वोटर लिस्ट। अब ये जो वोटर लिस्ट है इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन डेमोक्रेटिक इलेक्शन की क्या है, ठीक है, वो ये है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का, यानी कि वोट डालने का। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, हर सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है उनको राइट है वोट करने का। ठीक है, व्हेन यू विल टर्न 18 ईयर्स एंड अबव, जब आप लोग 18 साल से ऊपर हो जाएंगे तो आप भी वोट डाल पाएंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स हैं और जो अनसाउंड माइंड के साथ हैं पर्सन, यानी कि अनहेल्दी माइंड है जिन लोगों का, ठीक है, उनको राइट टू वोट डिनाई करा गया है, लेकिन ऐसा रेयर सिचुएशन में ही होता है। ठीक है, ऐसे ज़्यादा नहीं होता है। अब क्या है कि ये जो लिस्ट है इलेक्टोरल रोल या फिर वोटर लिस्ट, इसको हर 5 साल में रिवाइज किया जाता है। 5 साल में इलेक्शन होता है तो 5 साल में रिवाइज भी किया जाता है। जिन लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, या फिर जो लोग उस एरिया को छोड़कर जा चुके हैं, उन लोगों के नाम इस वोटर लिस्ट से या फिर इलेक्टोरल रोल से हटाया जाता है। ठीक है, और जिन लोगों को, जो लोग 18 साल के अभी हुए हैं या फिर कोई नए लोग आ गए हैं और वहीं रहने लगे हैं परमानेंटली, उनके नामों को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो हर 5 साल में ये जो लिस्ट है वोटर लिस्ट, इसको रिवाइज किया जाता है। अब क्या है कि अब नाउअडेज एक नया सिस्टम आ गया है EPIC, विच इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, अब इसका क्या है, वोटर ID कार्ड, जैसा आपने सुना भी होगा। ठीक है, ये जो वोटर्स हैं, ठीक है, इन लोगों को ये जो EPIC कार्ड है इसको कैरी करना पड़ता है। ठीक है, क्यों, जब ये वोट करने जाए, ठीक है, सो दैट नो वन कैन वोट फॉर समवन एल्स। अब देखो क्या होता है कभी कभार कि एक इंसान गया, उसने 10 लोगों की वोट डाल दी, ठीक है, बट एक इंसान की तो एक ही वोट होती है। ठीक है, 10 लोगों की ऐसा नहीं हो रहा है कि 10 लोगों की एक इंसान ने 10 लोगों की वोट डाल दी, बल्कि EPIC कार्ड का फायदा ये होता है कि कोई भी किसी के बिहाफ पर वोट नहीं करेगा। जाएंगे, हमें अपना कार्ड दिखाना है, वोट डालें और आ जाइए। ओके, हालांकि ये जो EPIC कार्ड है जरूर, ये अभी मैंडेटरी नहीं हुआ है। ठीक है, आप इसकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस या फिर राशन कार्ड वगैरह भी दिखा सकते हैं। समझ आया? अब देखो हमने वोटर्स लिस्ट देख लिया, अब जरा नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स देखते हैं। ठीक है, अब देखो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, हमने भी बात करी कि कोई भी अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकता है और खुद भी रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है, चूज हो सकता है। अब क्या है कि हर वो इंसान जो कि वोटर है कैन ऑल्सो बी अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, है ना, लेकिन कुछ क्रिमिनल्स पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। समझ आया? मिनिमम एज जो है, देखो डिफरेंस सिर्फ ये है इन दोनों में कि मिनिमम एज जो है वो 18 साल है। ठीक है, और मिनिमम एज वोटर्स के लिए मिनिमम एज जो है वो 18 ईयर्स है, और इलेक्शन कैंडिडेट के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 25 ईयर्स है। ठीक है, तो बस ये एक डिफरेंस है किसमें, कैंडिडेट जो वोटर है उसमें, और जो रिप्रेजेंटेटिव बनना चाह रहे हैं उसमें। रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको 25 साल का होना पड़ेगा पहले, और मिनिमम एज के लिए वोटर्स के लिए आपको 18 साल का होना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पर कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि हम कोई भी हमें लेक्चरर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है हमें, ठीक है, तो हमें एक मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए हमारे पास, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव की, लोगों के लीडर बनने की, तो हमें किसी एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई डिग्री नहीं चाहिए। इज़ दिस ओके? सो आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको डिबेट करना है कि क्या एजुकेशन ज़रूरी होनी चाहिए या नहीं। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि अगर हमने एजुकेशन मैंडेटरी कर दी तो लोगों का जो राइट है ना, राइट टू इक्वालिटी, ये भी क्या है, भंग हो रहा है। हाउ? क्योंकि कुछ लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, कुछ लोगों के पास कोई भी डिग्री नहीं है। ठीक है, तो अब डिग्री नहीं है तो फिर उनको रिप्रेजेंटेटिव बनने का उनसे जो अधिकार है वो भी ले लिया जाएगा। समझ आया? तो अब इससे क्या होता है कि राइट टू इक्वालिटी भी हमारा भंग हो रहा है इससे, राइट। तो क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट्स, ओके,
हाँ, अब आपने ये सुना होगा कि टिकट फलाना कैंडिडेट को बीजेपी पार्टी का या कांग्रेस पार्टी का टिकट मिल गया। अब इस टिकट का क्या मतलब है? टिकट का मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर हम रजिस्टर कर दे कि हम तुम्हारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, नो, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी नॉमिनेट करती हैं, चुनती हैं, ठीक है, कैंडिडेट्स को कि ये कैंडिडेट हमारी पार्टी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ रहा है? अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज नॉमिनेट देयर कैंडिडेट, और ये जो नॉमिनेशन है इसको टिकट कहते हैं, यानी कि फलाना कैंडिडेट को टिकट मिल गया इस पार्टी का, XYZ पार्टी का, और जब नॉमिनेट कर लेती हैं तो वो जो कैंडिडेट होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है उनको उस पार्टी का सिंबल मिल जाता है और सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। तो आपने क्या देखा होगा इलेक्शन के टाइम, आपने देखा होगा कि एक कैंडिडेट बने हुए हैं, ठीक है, कैंडिडेट का फोटो बना हुआ है बैनर पे और साइड में हाथ बन रहा है, यानी कि कांग्रेस का, यानी कि, या फिर फॉर एग्जाम्पल लोटस कमल का फूल है, ठीक है, यानी कि बीजेपी, ठीक है। तो क्या है कि पार्टी का सिंबल और सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है, तो ये फायदा होता है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इंडिपेंडेंटली भी कैंडिडेट्स खड़े होते हैं इलेक्शन में और इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, यानी कि अकेले बिना किसी पार्टी के सिंबल या पार्टी के सपोर्ट के। समझ आ रहा है? हर कोई हु विश टू कंटेस्ट एन इलेक्शन नॉमिनेशन और सिक्योरिटी डिपॉजिट, देखो अब नॉमिनेशन फॉर्म है ये, ठीक है, हर वो इंसान या फिर हर वो कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है उसको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। नॉमिनेशन फॉर्म में काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, इलेक्शन कमीशन देती है, अभी हम इलेक्शन कमीशन भी देखेंगे क्या है ये, ठीक है। और सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभार आपने सुना होगा कि कोई भी कैंडिडेट है वो हार गए और उनकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है जमानत जब्त हो गई, ठीक है, आपने सुना होगा। तो क्या है ये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब देखो अब ना नया सिस्टम आया है, नया सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर लागू किया गया है, इम्प्लीमेंट किया गया है। अब वो क्या है नया डायरेक्शन, लेट्स हैव अ लुक। एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक लीगल डिक्लेरेशन, और ये एक लीगल डिक्लेरेशन करना पड़ेगा अब से हर कैंडिडेट को। और ये जो लीगल डिक्लेरेशन है इसमें सारी फुल डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है, जो कि पब्लिक को एक्सेसिबल होगा, ठीक है, यानी कि पब्लिक को बाद में दिखाया जाएगा। अब ये पब्लिक को ये डिटेल्स इसलिए दिखाई जाती है ताकि लोग इन डिटेल्स के बेसिस पर लोग चुन सकें या फिर डिसाइड कर सकें कि किसको वोट देनी है। अब ये क्या डिटेल्स है, लेट्स हैव अ लुक, ठीक है। सीरियस क्रिमिनल केसेस, यानी कि कोई भी कैंडिडेट है उसके खिलाफ अगर कोई सीरियस क्रिमिनल केस चल रहा है तो आपको वो भी नॉमिनेशन फॉर्म में बताना पड़ेगा, नॉट नॉमिनेशन बट लीगल डिक्लेरेशन में बताना पड़ेगा, और ये फिर सब पब्लिक के सामने आएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, डिटेल्स ऑफ एसेट और लायबिलिटीज, जितना भी आपके पास एसेट और लायबिलिटीज का क्या मतलब है, आपके पास जितनी भी आपकी वेल्थ है, एसेट है, वेल्थ, समझ आया, जितना भी आपके पास पैसा है या प्रॉपर्टी है आपको सब दिखाना पड़ेगा। लायबिलिटीज का मतलब है कि हम जितने भी फॉर एग्जांपल कर्जदार हैं, ठीक है, व्हाट डज दैट मीन, हम वी ओव समवन समथिंग, है ना, हम किसी को कुछ प्रॉपर्टी या फिर मनी ओव करते हैं, ठीक है, किसी का कुछ पैसा या फिर कुछ भी हमारे ऊपर है, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी कॉल लायबिलिटीज, ठीक है। तो ये जो भी एसेट है या फिर लायबिलिटीज है कैंडिडेट के या फिर कैंडिडेट की फैमिली पर, वो दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है, लीगल डिक्लेरेशन में। और कैंडिडेट की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो भी दिखानी पड़ेगी। अब देखो इससे ना बहुत फ़ायदा होता है, लाइक व्हाट, इससे वोटर्स को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो डिसाइड कर सके इन डिटेल्स के बेसिस पे कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा। समझ आ रहा है? ओके, अब हमने देख लिया, हमने नॉमिनेशन देख लिया, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, हमने वोटर लिस्ट देख लिया, है ना, हमने ये भी देख लिया किस तरह से इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। ये सब हम इलेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं और वो भी इंडिया के इलेक्शन के कैरेक्टरिस्टिक, समझ में आया। अब हम देखते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक इलेक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जो इलेक्शन कैंपेनिंग है, आपने सुना होगा कि अक्सर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो गाड़ियाँ निकलती हैं, ट्रक्स निकलते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, है ना, बैनर्स में, और साथ में कोई पार्टी का गाना चल रहा होता है, कोई सॉन्ग चल रहा होता है ना, तो वही होता है इलेक्शन कैंपेनिंग।
इलेक्शन कैंपेनिंग का मतलब होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है ऑलमोस्ट 2 वीक तक के लिए, 2 वीक के टाइम पीरियड में अपना कैंपेन करती हैं, ठीक है। ये जो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये जाकर वोटर्स से कांटेक्ट करते हैं, इनको बताते हैं कि हमारा आइडिया क्या है, हमारा विजन क्या है, इनको बताते हैं कि अगर हम पार में आए, अगर आपने हमें वोट दी तो आपको किस तरह से फ़ायदा होगा। फॉर एग्जांपल कैंपेनिंग में जाके कहते हैं कि मित्रों, भाई और बहनों, हम लोग, अगर आपने हम लोगों को हमारी पार्टी को वोट करा तो हम आपको इतने हम आपका कर्ज माफ़ कर देंगे, आपका लोन माफ़ कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो क्या है इलेक्शन कैंपेन, क्या होता है? फ्री एंड ओपन डिस्कशन, ओके, अबाउट हु इज अ बेटर रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टी और अबाउट अ गुड पॉलिसी, ठीक है। तो क्या है कि फ्री और ओपन डिस्कशन होता है जिसमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव या फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलते हैं कि हम एक अच्छे रिप्रेजेंटेटिव क्यों है, आप हमें क्यों वोट दोगे, ठीक है, और या फिर हम अच्छी पॉलिटिकल पार्टी क्यों है, आपको हमें क्यों वोट देना चाहिए, या फिर हम इस तरह की अच्छी अच्छी पॉलिसीज लाएंगे, लोगों के हित में काम करेंगे, ठीक है। तो अपना प्रचार करते हैं, एक तरह से अपने आप को एडवर्टाइज करते हैं कि तुम हमें वोट दो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्शन कैंपेनिंग। हमें ऑलरेडी पता है ये। हमारी कंट्री में ऐसे जो कैंपेन्स होते हैं वो जनरली दे टेक प्लेस फॉर अ 2 वीक पीरियड, जनरली 2 वीक पीरियड के लिए टेक प्लेस करते हैं। और कब कब टेक प्लेस करते हैं? बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट और डेट ऑफ पोलिंग, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अनाउंस कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन अनाउंस करते हैं कि ये है फाइनल लिस्ट कैंडिडेट की जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है। और जिस दिन एक्चुअल में इलेक्शन होता है, यानी कि डेट ऑफ पोलिंग, पोलिंग का क्या मतलब है? जाकर वोट डालना, ठीक है, पोलिंग। तो फाइनल जिस दिन इलेक्शन होते हैं, इसके बीच में पॉलिटिकली इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं, समझ आया। और ये खैर बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस भी होता है, डू यू नो, पॉलिटिकल कैंपेन्स, राइट। हर जगह सियासी डिबेट्स होती हैं, टीवी में डिबेट्स चल रही हैं, टीवी में लीडर्स जो हैं वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ना। हर जगह आपको बैनर्स, पोस्टर, पैम्फलेट दिखेंगे, है ना। और लोग अपने टोपी पहन के जाते हैं, टोपी में अब पार्टी का सिंबल होता है, आप लोगों ने देख रखा होगा, है ना। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल इलेक्शन कैंपेनिंग, समझ आया। नाउ इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन बिग इश्यूज, बड़े बड़े मुद्दों पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोगों का अटेंशन, ध्यान ग्रैब करने की कोशिश करती हैं, समझ में आया। अब देखो हम कुछ सक्सेसफुल स्लोगन्स देखते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज ने दिए, ठीक है। अब हम कुछ पॉलिटिकल पार्टी से स्लोगन देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। किसने दिया था ये? इंदिरा गांधी ने दिया था, ओके, जो कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को लीड किया था, कब? 1971 के इलेक्शन में दिया था, लोकसभा के इलेक्शन के दौरान, ठीक है। इसकी वजह से इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी और फेम भी मिला, समझ आया। और ये एक सक्सेसफुल स्लोगन है, यानी कि यहाँ पर इंदिरा गांधी ने प्रॉमिस किया कि हम ऐसे रिफॉर्म्स लाएंगे, गवर्नमेंट में रिफॉर्म्स लाएंगे, पॉलिसी रिफॉर्म्स लाएंगे जिनके ज़रिए गरीबी को हटाया जा सके, ठीक है, जिनसे लोगों के हित में काम किया जा सके, जो कि लोगों के फायदे में होंगी पॉलिसीज, यानी कि वेलफेयर पॉलिसीज। फिर है सेव डेमोक्रेसी, ये किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, जो कि जनता पार्टी के लीडर थे, ठीक है। कब? लोकसभा इलेक्शन में 1977 में, ठीक है। लैंड टू द टिलर, तो टिलर क्या होता है? टिलर मतलब द एक्चुअल फार्मर जो कि कल्टीवेट कर रहे हैं। तो लैंड टू द टिलर का क्या मतलब है? देखो ये जो स्लोगन था ये वेस्ट बंगाल में 1977 में लेफ्ट फ्रंट ने यूज़ किया था। लेफ्ट, व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट एंड राइट, राइट। सो आपने सुन रखा होगा दायां महाज, बायां महाज, और लेफ्ट विंग, राइट विंग, है ना। तो लेफ्ट विंग जो है उसने यूज़ किया था लैंड टू द टिलर। इट मीन्स कि जो टिलर है यानी कि एक्चुअल फार्मर है उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, असली जो खेती बाड़ी हो रही है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है वो टिलर्स के पास होना चाहिए, ठीक है। लैंड टू द टिलर। अब क्या है कि द नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ तेलुगुज। क्या है कि ये जो स्लोगन था ये एनटी रामाराव ने दिया, ओके, जो कि तेलुगु देशम पार्टी के थे, आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन में 1983 में, समझ आया, 1983 में। अब देखो क्या होता है कि इन अ डेमोक्रेसी एवरी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट, सब देखो ये तो वैसे कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए
कि वो जिस भी तरह से चाहे वैसे कैंपेनिंग करें, ठीक है, अपने मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करें, लेकिन इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि सारे पार्टी और कैंडिडेट्स को फेयर और इक्वल चांस मिलना चाहिए कॉम्पीट करने का। ऐसा नहीं है कि एक के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, एक के पास ज़्यादा पावर है ना, और दूसरे के पास कुछ है ही नहीं, या फिर है तो कम है, ठीक है, ऐसा नहीं, सबके पास हमें इंश्योर कराना पड़ेगा कि सबके पास फेयर और इक्वल चांस है कम्पीट करने का, ठीक है। तो हमारे जो इलेक्शन लॉ है उनके अकॉर्डिंग नो पार्टी और कैंडिडेट कैन ब्राइब और थ्रेटन वोटर, आप रिश्वत नहीं दे सकते हो, ठीक है, और आप वोटर्स को डरा धमका भी नहीं सकते हो, ठीक है। उनको कास्ट या रिलीजन के नेम पर वोट नहीं मांग सकते हो, ये नहीं कह सकते हो कि मैं ब्राह्मण हूं तो और तुम लोग भी ब्राह्मण हो तो इसलिए मुझे वोट देना, ठीक है, नो, दिस इज अगेंस्ट द इलेक्शन लॉ। समझ आया? तो कास्ट और रिलीजन के नाम पर नहीं वोट मांगनी है। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं यूज करना है, ठीक है, ये भी इलेक्शन लॉ है। और एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख रुपए से ज्यादा कैंपेनिंग में खर्च नहीं करने हैं, और एक स्टेट की असेंबली इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने हैं। तो हमने इलेक्शन देखा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हज़ारों करोड़ रुपए का खर्च आता है, ठीक है, तो वी नीड टू हैव अ क्लोजर लुक एट दैट फिगर्स एंड इंडाइसेस। समझ आ रहा है ना? तो ये सब जो है ये आपको याद भी रहेगा एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर एज वेल, राइट। नाउ अब देखो क्या है, एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है ये सारे कैंडिडेट और पार्टी अग्री कर लेते हैं, ठीक है, इसके टर्म और कंडीशन पे। अब ये क्या है जरा एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इट, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कोई से भी पार्टी या कैंडिडेट कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये मंदिर है, ये मस्जिद, आप वहाँ पे जाकर यूज़ नहीं कर सकते उनको, उन प्लेस ऑफ वर्शिप को, और जाकर वहाँ पर आप रिलीजन के नाम पर या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप का इमोशनल में बहला फुसला कर आप ये नहीं कह सकते कि हमें वोट दो। समझ आ रहा है? तो आपको देखो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। समझ आया? ठीक है, क्या है कि यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शन, ठीक है, ये भी हम यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की कोई भी प्रॉपर्टी, इट कैन बी ऑफिशियल एज वेल, दो ऑफिशियल्स आर नॉट प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट मटेरियल प्रॉपर्टी, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफिशियल को भी हम यूज नहीं कर सकते इलेक्शन कैंपेनिंग में। समझ आया है? क्या है कि एक बार इलेक्शन अनाउंस कर दिए, ठीक है, मिनिस्टर्स शैल नॉट lay foundation stone of any project, ठीक है, take any big policy decision और make any promises of providing public facilities। समझ आया? एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गए उसके बाद आप कोई भी बड़ा स्टेप नहीं ले सकते कि बड़ी पॉलिसी रिफॉर्म या फिर बड़ा डिसीजन ले लिया या फिर किसी फाउंडेशन स्टोन किसी भी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले डाउन कर दिया, ऐसा नहीं होना है, ठीक है। तो क्या है, मिनिस्टर्स ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो क्या है कि पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। अब देखो क्या है, इलेक्शन का हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ली, वोटर्स लिस्ट वगैरह पढ़ ली, नॉमिनेट किस तरह से होते हैं, कैंपेनिंग पढ़ ली। अब आया फाइनल इलेक्शन का दिन आ गया है। अब देखते हैं हम कि फाइनल इलेक्शन का दिन आ गया और अब हमारी वोटिंग किस तरह से होती है, ठीक है। ऑन द इलेक्शन डे, यानी कि जिस दिन इलेक्शन होता है, यानी कि जिस दिन पोलिंग होती है, पोलिंग का मतलब जाकर वोट डालना, ठीक है, जिस दिन पोलिंग होती है यानी कि इलेक्शन वाले दिन, द वोटर्स कास्ट देयर वोट इन द पोलिंग बूथ। तो क्या है कि पोलिंग बूथ बना दिए जाते हैं, और ये जो पोलिंग बूथ होते हैं ये कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस ले लेते हैं या फिर गवर्नमेंट स्कूल। तो आपने देखा होगा ना, आपके पास से गवर्नमेंट स्कूल में पोलिंग बूथ है, वहाँ पर वोटिंग हो रही है, आपने ऐसा देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वोटर्स वहाँ पर पोलिंग बूथ में जाके अपनी वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि ये इंश्योर कराने के लिए कि वोटिंग जो है वो एक फेयर तरीके से हो रही है, ठीक है, बिना किसी चीटिंग के या बिना किसी मैल प्रैक्टिसेस के हो रही है। तो क्या है, कैंडिडेट के एक एजेंट को पोलिंग बूथ के अंदर बैठना अलाउड होता है, ठीक है, ताकि वो देख रेख कर सके कि जो पोलिंग है या फिर इलेक्शन हो रहा है वो एक बिना चीटिंग के साथ हो रहे हैं और किसी भी तरह की मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व नहीं है। समझ आया? अब देखो क्या है, पहले होते थे बैलेट पेपर। अब बैलेट पेपर क्या होते थे, बैलेट पेपर सिंपली होते थे कि आप एक शीट ऑफ पेपर होता था, उस पर सब पार्टीज के और कैंडिडेट के नाम लिखे होते थे, आप जाते थे स्टैंप लगा देते थे और वोटिंग हो जाती थी, ठीक है, शीट ऑफ पेपर के जरिए वोटिंग होती थी। अब क्या है, जमाना बदल गया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं चीजें। तो क्या है कि अब ईवीएम आ गया है। ईवीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। अब ये जो ईवीएम है इसमें वोट्स जो होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती है, ठीक है, और
अब बैलेट पेपर की जगह हम क्या करते हैं, ईवीएम का यूज़ करते हैं। तो क्या है कि जो ईवीएम मशीन, अब ज़रा हम देखते हैं किस तरह से इसमें वोटिंग होती है। द मशीन शोज द नेम एंड कैंडिडेट, ठीक है, मशीन हम जाते हैं पोलिंग बूथ में ईवीएम मशीन रखी होती है। उस मशीन में क्या होता है कि कैंडिडेट के नाम और पार्टी के सिंबल्स उस पर आपको दिखेंगे, मेंशन होंगे, ठीक है। वोटर को बस ये करना है कि जो कैंडिडेट है जिनको आप वोट कर रहे हैं या फिर जो पार्टी है उसके सिंबल के आगे वोट कर दो या फिर बटन दबा दो, ठीक है। तो वोटर हैज टू जस्ट प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट टू गिव हर वोट टू। समझ आया? अब क्या है कि जब पोलिंग ओवर हो जाती है तो जितने भी ईवीएम होते हैं, सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जितने भी ईवीएम कलेक्ट होते हैं उन सबको सील कर दिया जाता है और एक सिक्योर प्लेस पर ले जाकर रख दिया जाता है, बिल्कुल सेफ जगह पर, जहाँ पर ईवीएम के साथ कुछ छेड़छाड़ ना हो सके, ठीक है। भाई टैम्पर्ड कर सकता है ना ईवीएम में। फिर कुछ दिन के बाद एक फिक्स डे पर, जैसे हम लोकसभा इलेक्शन में देखते हैं, फिक्स डे पर, फिक्स टाइम पर सारे ईवीएम को ओपन किया जाता है और फिर वोटों की गिनती होती है, ठीक है। वोट सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड, उनको वोट्स को काउंट किया जाता है। जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिलती है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो इलेक्टेड डिक्लेयर हो जाता है, यानी कि वो इलेक्शन जीत जाता है। जैसे हम यहाँ पर क्या देखा था कि हमने ये मैप देखा था ना 2015 के असेंबली लेजिस्लेटिव इलेक्शंस का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, यहाँ पर जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिली होगी वहाँ पर उस पार्टी की जीत हो जाती है, इलेक्शन में वो सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमने ये सब देखा कि इलेक्शन में, ठीक है, किस तरह ईवीएम से वोट डाली जाती है और फिर जो जीतता है उसकी पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर लेती है और काउंट करने के कुछ ही घंटों के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हो जाते हैं। अब ज़रा हम देखते हैं, ठीक है, What makes elections in India democratic? देखो हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। हम वो फीचर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में व्हाट मेक इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की। देखो इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्शन को कंडक्ट कराती है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपके स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का कोई फंक्शन हो रहा है या फिर कोई सा भी इवेंट हो रहा है, फंक्शन होता है, वो कौन कंडक्ट कराता है? ठीक है, कौन? ज़्यादातर टीचर्स इन्वॉल्व होती हैं, ओके, एंड देन प्रिंसिपल मैम, राइट, इज इन और प्रिंसिपल सर एज वेल। मेरे में प्रिंसिपल मैम थे, सो आई एम सेइंग प्रिंसिपल मैम। तो बिल्कुल यही इंडिया में है। इंडिया में इलेक्शन कमीशन एक ऐसी कमीशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या इलेक्शन कंडक्ट कराती है, ठीक है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल। देखो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों वर्ड बहुत ज़रूरी है आपके लिए याद रखना। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इलेक्शन कमीशन किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली काम करती है। कभी कभार वो क्या देखती है कि इलेक्शन कमीशन हमें देखने को मिलता है कि कोई पार्टी ने कोई मैल प्रैक्टिसेस करी या फिर कुछ गलत काम किया, ठीक है, तो हमने देखने को मिलता है कि इलेक्शन कमीशन उसको डांट फटकार करती है, ठीक है, डांटती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है और बहुत पावरफुल है। देखो डेमोक्रेसी में इलेक्शन कमीशन का पावरफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन पावरफुल नहीं होगी तो जो गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, वो अपनी मनमानी करेगी। समझ आ रहा है ना? मनमानी करेगी तो उसके पास ज़्यादा पावर आ जाएगी, रूलिंग पार्टी के पास ज़्यादा अथॉरिटी आ जाएगी, ज़्यादा पावर आ जाएगी, और जो दूसरी पार्टीज है उनको चांस नहीं मिलेगा इक्वल रिप्रेजेंटेशन का। समझ आ रहा है ना? तो क्या है कि इलेक्शन जो है वो एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराती है, और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, ठीक है। अब ये CEC क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि इलेक्शन कमीशन है ये पूरी, इनके जो हेड होते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के, उनको हम कहते हैं CEC यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। समझ आ रहा है? एंड ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ही और शी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ आ रहा है? अब देखो हम जरा इलेक्शन कमीशन के पावर्स और फंक्शन देख लेते हैं कि उसके पास क्या क्या पावर है इलेक्शन कमीशन के पास, और क्या फंक्शन है, क्या काम करती है इलेक्शन कमीशन। पहले जब हम बात करते हैं तो है इलेक्शन कमीशन टेक्स डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने के कि कौन सी जगह पर कौन लोग वोटिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने क्या देखा कि वोटर लिस्ट जो है, इलेक्टोरल रोल है, वो रिवाइज होता है हर 5 साल में। कौन करता है ये रिवाइज? इलेक्शन कमीशन, ठीक है।
मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ूँ, मैं किसके पास जाके कहूँगी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दीजिए? इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन ये देखती है कि सबको इक्वल चांस मिल रहा है रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो हम क्या है कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन टू द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है। तो क्या है कि इलेक्शन का जब अनाउंसमेंट होता है कि अब हमारे कंट्री में लोकसभा इलेक्शन होने हैं, वहां से लेकर रिजल्ट जब तक डिक्लेयर हो जाते हैं तब तक इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा काम होता है, यानी कि इलेक्शन के ऊपर देख रेख करना, सुपरवाइज करना कि इलेक्शन क्या है, फ्री एंड फेयर हो रहा है, ठीक है। हर चीज़ कि कहाँ पर कौन सा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल या फिर एटसेट्रा कहाँ पर पोलिंग बूथ सेटअप करना है, ठीक है। हर चीज़ ये जो कंडक्ट होता है क्या है, कौन करता है? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सेकंड, इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट। अभी हमने क्या पढ़ा था? कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा था ऊपर, है ना। और क्या था वो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। 25 लाख या 10 लाख से ज़्यादा हमें पैसे खर्च नहीं करने हैं, है ना। तो ये क्या है? ये कोड ऑफ कंडक्ट था। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो ख्याल रखती है कि कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो और कोई भी पार्टी जो वायोलेट कर रही है इन कोड ऑफ कंडक्ट को उसको पनिशमेंट मिले। ये जो पनिशमेंट है ये भी इलेक्शन कमीशन देती है। इलेक्शन पीरियड के दौरान जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को ऑर्डर कर सकती है कि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। समझ आया? टू प्रिवेंट द यूज एंड मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर। क्यों वो ऐसा इसलिए करती है? क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं, है ना। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, उनके पास पावर होती है, रूलिंग पार्टी के पास या फिर गवर्नमेंट के पास। तो क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा इसलिए करती है ताकि वो जो गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी वाली गवर्नमेंट है, वो अपनी गवर्नमेंट वाली पावर्स का इस्तेमाल ना कर सके, वो उनका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए क्या करती है इलेक्शन कमीशन? ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम पर्टिकुलर गाइडलाइंस दैट आर फॉर द मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट, ओके। और क्या है? और टू ट्रांसफर सम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, और कभी कभार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी ट्रांसफर कर देती है जस्ट टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ गवर्नमेंटल पावर, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट वाली पावर होती है। समझ आ रहा है ना? अब इलेक्शन ड्यूटी पर जब होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट, ठीक है। जब इलेक्शन ड्यूटी पर होते हैं तो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के इशारे पर काम नहीं करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पर काम नहीं करते हैं, बल्कि किसके? इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर काम करते हैं, ओके। ये लिखा है गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट। समझ आया? तो ये जो है ये चार, ये आपको अच्छे से याद करना है। वाई? बिकॉज दीज आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखो याद करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं, हमने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से और आपको भी समझ में आ गया है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन बिलो। बट ये ऑब्वियस वाली चीज़ें हैं जो कि एक जगह एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में होनी ही चाहिए, यानी कि इंडिया में हमें ये सब देखने को मिलता है। अच्छा, तो हमने पहली क्वालिटी क्या देखी कि एक जगह के इलेक्शन को देखने के लिए कि वो सही तरह से हो रहे हैं या नहीं, फ्री एंड फेयर हैं या नहीं, इक्वल है या नहीं, हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्शंस को कंडक्ट करा रहे हैं। समझ आया? तो कौन कंडक्ट करा रहे हैं इंडिया में? इलेक्शन कमीशन, वो देख लिया और वो पावरफुल और इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा तरीका है ना, दूसरी चीज़ किसी भी इलेक्शन को असेस करने के लिए, ठीक है, क्वालिटी को असेस करने के लिए कि उसकी इलेक्शन की क्वालिटी कैसी है, तो वो क्या है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी देखने के लिए हमें दूसरी चीज़ क्या है कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर हम एक टर्म पढ़ेंगे, टर्न आउट फिगर। टर्न आउट फिगर का मतलब होता है जितने लोग जाकर वोट कर रहे हैं उनकी परसेंटेज क्या है, टर्न आउट फिगर हो गई। 100 में से अगर 40 लोग जाकर वोट कर रहे हैं तो 40 क्या हो गया, टर्न आउट फिगर हो गई। समझ आया? तो people's participation in the election is measured by voter turnout figure, ठीक है, यानी कि कितने वोटर टर्न आउट वोट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी कॉल टर्न आउट फिगर, ठीक है। टर्न आउट से हमें ये पता चलता है, टर्न आउट के परसेंटेज से, कि कितने वोटर्स ने एक्चुअली जाकर वोट डाली, ठीक है। इंडिया में जो टर्न आउट है इट हैज़ आइदर रिमेन्ड स्टेबल या फिर इट हैज़ गॉन अप, ठीक है, या तो टर्न आउट वैसा का वैसा ही रहा है या फिर ऊपर गया है। अगर हम यूके के कंपैरिजन में देखें, ठीक है, हम आपको एक
ये दिखाते हैं, ठीक है। क्या है ये? वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड द यूके। तो आपको देखने को मिलेगा कि यूके में नीचे जा रहा है ना, हालांकि इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, ब्लू कलर से देखते हैं इंडिया का। इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि वोटर जो है वो स्टेडली मतलब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। हालांकि आपको यूके में यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। तो क्या है कि या हमें इंडिया में क्या देखने को मिल रहा है कि या तो स्टेबल रहा है या फिर इट हैज़ एक्चुअली गॉन अप, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट पार्टिसिपेशन का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी कि इंडिया में जो पुअर है या फिर इलिटरेट हैं, ठीक है, पुअर हैं या फिर जो इलिटरेट हैं और अंडर प्रिविलेज पीपल हैं, वो रिच और प्रिविलेज सेक्शन से ज़्यादा वोट करते हैं। यानी कि पीपल वोट इन लार्जर, ये जो अंडर प्रिविलेज पीपल हैं दे वोट इन लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड प्रिविलेज सेक्शन, ठीक है। रिच और प्रिविलेज जो है उनसे ज़्यादा इंडिया में कौन लोग वोट करते हैं? पुअर और अंडर प्रिविलेज पीपल। तो जैसा हम यहाँ पर एक बार यहाँ पर आपकी बुक में यूएस से कंपैरिजन दिया गया है, वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूएस बाय सोशल ग्रुप। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि यूएस में एकदम उल्टा होता है इंडिया के। यूएस में क्या होता है कि जो हिस्पैनिक है या फिर ब्लैक है, यानी कि ये कौन है? ये माइनॉरिटी है ना इंडिया में, या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप है, अंडर प्रिविलेज ग्रुप है। आपको ये देखने को मिलेगा कि इनमें ज़्यादा जो वोटिंग टर्नआउट है वो इन ग्रुप में कम है ना। और जो वाइट हैं यानी कि जो प्रिविलेज्ड पीपल हैं उनके पास उनका जो वोटिंग टर्नआउट है वो ज़्यादा है। इंडिया में हालांकि उल्टा है, आपको देखने को मिलेगा ओबीसी हो गए, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटीज़ हैं, इनमें वोटिंग टर्नआउट ज़्यादा है। ये लोग ज़्यादा वोट करते हैं कंपैरेटिवली टू द रिच एंड प्रिविलेज्ड पीपल। चलो ज़रा हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया फील, कॉमन पीपल इंडिया में कॉमन लोगों को क्या लगता है? जो आम जनता है उनको ये लगता है कि इलेक्शन जो है उनसे, इलेक्शन के ज़रिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर प्रेशर बनता है। किस चीज़ का प्रेशर? कि वो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को अडॉप्ट करें जो कि पब्लिक के फेवरेबल में, पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर में, ठीक है। तो क्या है? आम जनता इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शन के ज़रिए दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम, राइट। अब क्या है, हम जरा फोर्थ पॉइंट देखते हैं। इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो क्या है कि जो वोटर्स का इंटरेस्ट है ना, वो साल बाय साल बढ़ रहा है, ठीक है। किस चीज़ में? इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में। अब देखो ये जो चीज़ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बाकायदा प्रॉपर सर्वेज हुए थे और उन सर्वेज के जो रिजल्ट आए वो ये थे कि जो वोटर्स है उनका इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ध्यान बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो क्या है कि वो लोग अब पॉलिटिकल रैलीज में जाते हैं, नेताओं की जाकर बात सुनते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, उनका क्या मैनिफेस्टो है, कि वो अगर इलेक्शन जीत गए तो लोगों के लिए क्या काम करेंगे, क्या वेलफेयर वाली पॉलिसीज लाएंगे, ठीक है। तो लोगों में रुझान बढ़ रहा है, लोगों में क्या बढ़ रहा है? इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। चलो अब हमने ये देख लिया, अब हम देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब देखो ये भी, अगर हमें किसी जगह का, किसी इलेक्शन का एनालिसिस करना है कि उसकी क्वालिटी कैसी है, तो ये भी एक important point है, acceptance of election outcome. अब what is it? Let's have a look. One final test of the free and fairness of the election is the outcome of the election, है ना। ये भी समझ में आ रहा है कि इलेक्शन का जो आउटकम है वो क्या है। अब हमने फर्स्ट जब चैप्टर पढ़ा था उसमें देखा था कि कुछ ऐसी पार्टीज थी जो हर साल इलेक्शन हो रहा है, हर साल एक ही पार्टी इलेक्शन जीत रही है। फॉर एग्जांपल हमने PRI पार्टी देखा था मेक्सिको के केस में, जिम्बाब्वे के केस में देखा था। हर साल से मतलब है कि हर इलेक्शन में एक ही पार्टी जीत रही है। सो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना कि दूसरी जो पार्टीज है उनको क्यों चांस नहीं मिल रहा है ना। तो इलेक्शन का जो आउटकम होता है, जो रिजल्ट होता है, इट मैटर्स अ लॉट। हाउ द रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ एट द नेशनल एंड स्टेट लेवल। देखो अगर हम इंडिया की बात करें तो ऐसा नहीं है कि हमेशा से कांग्रेस रूल करती आई है या हमेशा से BJP रूल करती आई है या जनता पार्टी रूल करती आई है। क्या है कि जो रूलिंग पार्टी है वो रूटीनली चेंज होती है। कहाँ पर? नेशनल और स्टेट दोनों लेवल पर। जैसे कि हम देखें 1971 के इलेक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी के बाद जनता पार्टी आई, है ना। जनता पार्टी में VP सिंह ने अपनी गवर्नमेंट बनाई। तो अब इसमें क्या है,
इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन का एक बड़ा फीचर ये है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके भी हारने के चांसेस हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो ही गवर्नमेंट बनाती आ रही है, तो हमें ये भी इम्पॉर्टेंट है देखना, ठीक है। तो रूलिंग पार्टी जो है इंडिया में काफ़ी बार हारती आई है, दोनों नेशनल और स्टेट लेवल पर, ठीक है। अब हम यूएस में देखते हैं, ठीक है। इन द यूएस एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रेयरली लूजेस एन इलेक्शन। हालांकि इंडिया में अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन, ठीक है। ज़्यादा करीब हाफ ऑफ द सिटिंग या फिर अभी के जो एमपी हैं या एमएलए हैं वो इलेक्शन को लूज करते हैं। हालांकि ये पैटर्न हमें यूएस में देखने को नहीं मिलता है। यूएस जिसको काफ़ी ज़्यादा अपेरेंटली डेमोक्रेटिक बोला जाता है और बहुत ज़्यादा मॉडर्न बोला जाता है अपेरेंटली, बट इट इज़ योर जजमेंट हाउ यू आर seeing modernity, okay, with what perspective you are seeing modernity or democracy, right? Now candidates who are known to have spent a lot of money on buying vote। अब देखो हमने अक्सर आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, शायद न्यूज़पेपर में क्या है कि फलाना कैंडिडेट ने लोगों को, वोटर्स को जाकर पैसे बांटे। अब उससे क्या होता है, पैसे बांट देते हैं तो क्या होता है कि वो पैसे बांटकर वोट्स को खरीदते हैं। हम पैसे दे रहे हैं, तुम वोट दो, समझ आ रहा है ना। तो क्या है, कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, ठीक है, जिन लोगों ने काफ़ी पैसा खर्च किया है वोट्स को खरीदने में, और वो लोग जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है, ठीक है, दे ऑफन लूज इलेक्शन। ज़्यादातर पैटर्न में ये देखा गया है, फैक्ट्स में ये देखा गया है कि वो अक्सर इलेक्शन हारे हैं, समझ आया है। Barring very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdict by the defeated party। ऐसा नहीं है कि हर बार डिफीटेड जो पार्टी है या फिर जो पार्टी हार गई है, ऑपोजिशन पार्टी बन गई है, वो एक्सेप्ट ना करे। कुछ डिस्प्यूटेड इलेक्शन को छोड़ के हर बार जो डिफीटेड पार्टी है उसने लोगों के वर्डिक्ट को एक्सेप्ट किया कि हाँ हम मानते हैं ये लोगों का वर्डिक्ट है और हम नेक्स्ट टाइम और मेहनत करेंगे अपनी पॉलिसीज़ में, अपने मैनिफेस्टो में, ठीक है, लोगों के लिए काम करने में। अब देखो हमने ये सब तो देख लिया, हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ लिया। अब हमें देखना है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। इंडिया में हमने देखा फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। लेट्स हैव अ लुक व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ इट। इलेक्शन जो है इंडिया में दे आर एसेंशियली फ्री एंड फेयर, है ना, बिना किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर किए हुए, ठीक है। अब क्या है, कभी कभार हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये ट्रू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो लोग ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर कुछ ऐसी मैल प्रैक्टिसेस के ज़रिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई जीत गए, ठीक है। लेकिन ये जो पैटर्न है मैल प्रैक्टिसेस वाला, ये एक ओवरऑल नेशनल लेवल पर नहीं देखा गया फॉर्चुनेटली, ठीक है। तो कभी कभार दिस इज नॉट ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। नाउ देयर आर मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस टू इंडियन इलेक्शन, ठीक है। इंडियन इलेक्शन में कई सारे लिमिटेशन और चैलेंजेस हैं। हम देखते हैं एक करके व्हाट आर दीज चैलेंजेस एंड लिमिटेशन। फर्स्ट वन इज कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर अ स्मॉलर पार्टीज। छोटी छोटी पार्टीज के ऊपर जो कैंडिडेट्स है या फिर पार्टीज है जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो एक उनके पास एक अपर हैंड आ जाता है कि पैसा है, कैंपेनिंग में खर्च कर सकते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकते हैं, या राइट। सो पैसा इज़ अ वेरी बिग रिसोर्स, इज़न्ट इट। तो क्या है कि विद अ लॉट ऑफ मनी एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज। ये एक हमारे लिए चैलेंज है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज है। कैंडिडेट, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं, हम अपनी पार्लियामेंट में अगर देखें तो हमें कुछ ऐसे कैंडिडेट देखने को मिलेंगे जो कि क्रिमिनल बैकग्राउंड है, जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है ना। तो क्या है, कैंडिडेट विद क्रिमिनल कनेक्शन हैव बीन एबल टू पुश अदर्स आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टी। और हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसे इंडिया में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, बट स्टिल दे आर एबल टू गेट द टिकट फ्रॉम द मेजर पार्टी और एनी अदर पार्टी फॉर दैट मैटर, राइट। सो ये भी हमारे लिए एक चैलेंज है, राइट। और हमने क्या देखा था, इसीलिए
इट इज़ मैंडेटरी ओवर द ये जो नया डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें रिप्रेजेंटेटिव को अपने एसेट और लाइबिलिटीज़ दिखाने पड़ेंगे, अपने क्रिमिनल केसेस दिखाने पड़ेंगे। तो इससे हमें ये फ़ायदा हो गया कि हम जज कर पाएंगे आसानी से कि हमें एक इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को वोट देना है या नहीं देना, ठीक है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। भाई ये भी देखने को मिला है, नेपोटिज्म इसको बोलते हैं ना। नेपोटिज्म क्या होता है? देखो, नेपोटिज्म का मतलब होता है कि अपने आस पड़ोस या अपने जान पहचान वालों को ही सपोर्ट करना, है ना। तो अक्सर क्या है कि जो टिकट्स हैं, पार्टी के टिकट्स, वो फैमिलीज के रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखा है। जैसे कि आपने देखा होगा मे बी कि कोई भी लीडर है, ठीक है, कोई भी लीडर है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा है, उन्हीं लीडर के बेटे, पर्टिकुलरली बेटे इंडिया में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जनरली हमें जेंडर वाली चीज़ भी देखने को मिलती है, तो पर्टिकुलरली आपने देखा कि उनके बेटे किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसी पार्टी से लड़ रहा है, ठीक है, ये हमें देखने को मिल जाता है। तो ये जो नेपोटिज्म वाला फैक्टर है, ये हमारे लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है, हाउ दैट टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम देयर फैमिलीज। समझ आ रहा है? नाउ इलेक्शन जो होते हैं, election offer little choice to ordinary citizen as major parties are quite similar to each other both in policies and practice। भाई ये आपको समझना चाहिए, कई बार ऐसा होता है कि जो पार्टीज हैं वो सिमिलर हैं, एक पार्टी भी एक ही यही बात कह रही है कि हम यही पॉलिसीज लाएंगे, दूसरी पार्टी भी यही कह रही है कि हम यही पॉलिसीज लाएंगे, ठीक है, एक ही आइडियोलॉजी ये है तो दूसरे की भी आइडियोलॉजी सेम है, तो हम किसको वोट करें, है ना। ये भी तो प्रॉब्लम है। दो पार्टीज हैं, दोनों कह रही हैं कि हम कास्ट जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर काम करेंगे और उसको बिल्कुल नहीं होने देंगे, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर काम करेंगे। दूसरी कह रही है कि हम तो हैं ही कास्ट सिस्टम के खिलाफ, हम तो करेंगे ही करेंगे। तो लोगों के लिए क्या है, लोगों के लिए चॉइस कम हो गई, अब उनके लिए परेशानी हो गई कि हम क्या करें, ठीक है। देखो ये तो पॉजिटिव वाली चीज़ हो गई, बट एक नेगेटिव चीज़ भी है कि हो सकता है एक पार्टी करप्ट हो तो दूसरी भी करप्ट दिख रही है, अब लोगों को करप्ट दिख रही है, अब उनके पास चॉइस तो ख़त्म हो गई, किसको वोट दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको कोई ऐसी पार्टी नहीं दिख रही जो कंप्लीटली ऑनेस्ट हो, है ना। तो हमारे लिए ये भी एक चैलेंज आ जाता है कभी कभार, ओके। तो स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज। देखो ये भी है, मैंने आपको क्या बताया था कि हमारे यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ने के लिए आपका किसी पार्टी से होना ज़रूरी है। अगर आप इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं खुद अकेले, ठीक है, बिना किसी पार्टी की मदद से, आप वो भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो अब ऐसे में क्या है कि जो छोटी छोटी पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, उनको एक बड़ी टक्कर मिलती है बड़ी पार्टी से, बिगर पार्टीज से, है ना। अब उन क्या टक्कर मिलती है कि उनके पास जाहिर है पैसा भी कम होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास, वो या फिर छोटी पार्टीज़ की बात करें जो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो फिर उसमें ये जो छोटी पार्टीज़ हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, इनको डिसएडवांटेज रहता है, ठीक है, इलेक्शंस में। समझ आया? तो हमें ये सब हमारे चैलेंजेस है हमारे फ्री और फेयर इलेक्शंस में, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो इसी के साथ हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, है ना। हमने इसमें इलेक्शन के बारे में पढ़ा, हमने डेमोक्रेसी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फिर हमने उसके फीचर्स पढ़े थे सेकेंड चैप्टर में एक एक करके, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था सेकेंड में, थर्ड में हमने पढ़ा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स।